छोकरी चल आ, अपनी पार्टी उठ जाए। मैंने चौंक कर देखा। भाई ने पूरी सेंट्रल टेबल प्लेटों से भर ली है और सोफे पर पालथी मारकर बैठ गए हैं। बहुत अच्छे मूड में लग रहे थे, जबकि मेरा अपना मूड एकदम ऑफ हो रहा था। भाई का मन रखने के लिए मैं भी एक कुर्सी लेकर बैठ गई। सबसे पहले मैंने रसगुल्ला उठाया। मेरी फेवरेट डिश थी, पर मुंह में रखते ही उसका स्वाद कड़वा हो गया। दिन भर की दौड़ धूप याद आते ही मेरे पारा फिर चढ़ने लगा। भाई, मैंने तेज में कहा, ये पीली कोठी वाले आखिर हमें समझते क्या हैं? वे हमें संसार का सबसे निकृष्ट जीव समझते हैं। भाई ने शांति से एक समोसा गपकते हुए कहा, अगर हम इतने ही निकृष्ट हैं तो हमारे यहाँ रिश्तेदारी करने की जरूरत ही क्या थी? मैं इस तरह ताव खा रही थी जैसे सामने दीदी के ससुर ही बैठे हो। देखो शिखा, बात यह है कि छोटे घर की बहू लाने में बड़ी सुविधा रहती है। सुविधा? हाँ, एक तो सुंदर सी बहू मिल जाती है, फिर वह और उसके घर वाले जिंदगी भर दबे दबे रहते हैं। क्यों दबे रहेंगे? कोई उनके घर का खा रहे हैं। सच, दीदी पर इतना गुस्सा आ रहा था आज। एक बार तो अकड़ जाती, उन्हें भी पता तो चलता है हम में भी कुछ स्पार्क हो। गूंगी गाय की तरह चली गई चुपचाप। तू होती तो तू भी चली जाती। मैश माय फुट। आत्मसम्मान भी कोई चीज़ होती है भाई। होती क्यों नहीं, पर उससे भी बड़ी एक चीज़ होती है सुरक्षित भविष्य। होती होगी, पर अपना सम्मान देकर कोई उसे खरीदता नहीं। अभी छोटी है ना, तो थोड़ी समझ आ जाएगी तो जान जाएगी कि किसी भी कीमत पर ये सौदा महंगा नहीं है। किसी भी कीमत पर। और दीदी कितनी बड़ी कीमत चुका रही है। सिर्फ आत्मसम्मान ही नहीं, उन्होंने तो अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। भाई, मैंने कहा, जानते हैं दीदी ने एक दिन क्या कहा था? कह रहे थे कि माँ इतनी झूठी प्रतिष्ठा के लिए मेरी बलि दे रही है। शिखा, भाई ने शांत भाव से केला छीलते हुए कहा, तूने कभी किसी बलि पशु की इतनी इत्मीनान से वेदी की ओर देते जाते देखा है? अपनी 5 बहनों में माँ सबसे सुंदर थी। अब भी उनके रूप में भी आभा वैसी ही है। परिस्थितियाँ या चढ़ती हुई आयु उसे जर्रा भी धुंधला नहीं कर पाई। लेकिन नाना जी इतने बड़े आदमी नहीं थे कि उनकी अपार रूप संपदा के साथ न्याय कर पाते। अपनी समझ में उन्हें खाते पीते घर के इकलौते डिप्लोमाधारी बेटे से ब्याह करके वे संतुष्ट हो गए थे। पिता की इस अक्षमता को माँ कभी क्षमा नहीं कर पाई। जब भी कभी प्रसंग छिड़ता, वे निशंक होकर अपना आक्रोश उगल देती। हम लोग सुनने वाले ही हतप्रभ रह जाते। इसलिए जैसे माँ ने कसम ले ली थी कि वह अपने बच्चों के साथ इस तरह का अन्याय नहीं होने देगी। दीदी के लिए तो उन्होंने बरसों पहले से कहना शुरू कर दिया था कि देखना, इसके लिए ऐसा दुल्हा लाऊंगी कि सब देखते रह जाएंगे। और माँ ने अपना कहा सच करके दिखाया। पर इधर कुछ दिनों से उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। बाजार इतना ऊंचा चढ़ गया था कि एस्टिमेट बार बार गड़बड़ा रहा था। फिर सगाई से शादी तक का फासला बेवजह लंबा खिंचता चला जा रहा था। उसे निभाते हुए माँ के छक्के छूट जा रहे थे। रस्म रिवाज निभाने में कितने रुपये फेंक गए थे, उसका तो कुछ हिस्सा भी नहीं था। और फिर वहाँ से नित नए सुझाव, नए संकेत मिल रहे थे। लगता था इससे तो अच्छा था हार्ड कैश तय हो जाता, एक मुश्त देकर छुट्टी पा जाते। पापा शुरू से इस संबंध के विरुद्ध थे, पर माँ ने आदित्य मामा की सलाह से यह रिश्ता पक्का किया था। उन्हीं के बैंक में कार्तिक थे और मामा जी जानते थे कि लड़का होनहार था। वैसे भी आदित्य मामा की बात इस घर में पत्थर की लकीर थी। गुणी आदमी थे, हर समस्या का समाधान उनके पास था। यूँ तो बहुत दूर दराज के भाई थे माँ के, पर एक ही शहर में होने से अपनापा बहुत था। फिर भी कभी कभी लगता कि माँ का उनके प्रति भक्तिभाव कुछ ज़्यादा हो जाता। भाई तो बहुत चिढ़ते। पिकनिक का प्रोग्राम हो या सिनेमा का, मामा जी साथ हैं तो
भाई घर पर ही रह जाएंगे। अगर मामा जी का परिवार खाने पर आ रहा है तो भाई दिन भर बाहर रहेंगे। अगर पढ़ते हुए कोई यह कह भर दे कि पत्रिका मामा जी के यहाँ से आई है तो इसे छोड़ देंगे जैसे जलता हुआ अंगार हो। पिछले दोनों दिनों माँ ने 2-4 बार दबे जुबान से कहा था, हायर सेकेंडरी फर्स्ट क्लास है तुम्हारा। आदिज कह रहे थे कि बैंक में छोटी मोटी पोस्ट पर लगा लेते हैं, फिर परीक्षाएं देते रहना। भाई सुनते ही एकदम बिफर उठे थे। फुटपाथ पर भीख मांग लूँगा माँ, पर वहाँ नौकरी नहीं करूँगा। छोटी थी तो भाई का यह आचरण बड़ा अस्वाभाविक सा लगता। मामा जी के बंगले को, कार का, टीवी का तो ऐसा ही आकर्षण था, पर जब से हाश संभाला है तब से लगता है मैं भी लड़का होती काश। तो भाई की तरह खुलकर कह सकती थी, आई हैड पापा नॉट फॉर हिज पॉवर्टी बट फॉर हिज पेशेंस। उन्हें